माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 10 द ट्रिब्यूट पढ़ रहे हैं। द ट्रिब्यूट जिसका हिंदी में मीनिंग होता है श्रद्धांजलि। लेसन में कुछ इस पेज पर स्पेलिंग मीनिंग है। कंटेन एक वर्ड दिया हुआ है। कंटेन का अर्थ होता है रखना। कंटेन अर्थात कंटेन का यूज हम जो टू कीप या टू होल्ड, कोई चीज़ को किसी के अंदर रखना, उसके लिए इंग्लिश का वर्ड कंटेन यूज करते हैं, निहित होना या रखना के लिए। ओके, कंटेन से ही नया वर्ड कंटेनर बनता है, जिसके अंदर कुछ चीज़ रखी जाती है। हम उसके अंदर किसी चीज़ को बंद करके रखते हैं। जनरली हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में कंटेनर के अंदर सामान को ले जाया जाता है। हमारी रसोई में भी प्लास्टिक के कंटेनर रहते हैं, छोटे डब्बे रहते हैं ना, उनको प्लास्टिक कंटेनर कहते हैं, जो एयर टाइट रहते हैं। ठीक है ना, तो ये कंटेन से वर्ड बनता है कंटेनर। कंटेन से वर्ड बनता है कंटेनर। नेक्स्ट जो एक वर्ड है टाइड। टाइड का अर्थ होता है ज्वार भाटा। टाइड वर्ड ज्वार भाटा के लिए यूज होता है। ठीक है, टाइड TIDE टाइड वर्ड। ओके, इससे नेक्स्ट वर्ड है इंक्वायर। इंक्वायर से इंक्वायरी वर्ड भी बनता है। इंक्वायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पूछताछ करना, आज के सिमिलर में ये चलता है, और रेगुलर वर्ब है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसके इंक्वायर्ड है। एक जो न्यू वर्ड है वो है सीक। SEEK सीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है। कई बार पास्ट टेंस के रूप में ये पूछी गई है RBSE के अपने एग्जाम में। सीक की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सीक की सॉट है, SOUGST, सीक, सॉट। नेक्स्ट जो वर्ड है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, एक वर्ड है फ्यूड। कई बार SSC के एग्जाम्स और 12th लेवल के एग्जाम में फ्यूड वर्ड का सिनोनिम पूछा गया है। हमें एक वर्ड आइडेंटिफाई जो हमारे लिए है कॉमन वर्ड है वो दे दिया जाता है, और उसका सिनोनिम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो फ्यूड वर्ड है ये डिस्प्यूट का सिनोनिम है। डिस्प्यूट होता है झगड़ा, जिसे हम विवाद वगैरह जो हिंदी में शब्द हम यूज करते हैं। फ्यूड, डिस्प्यूट दोनों का अर्थ होता है झगड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस द ट्रिब्यूट लेसन के अकॉर्डिंग ये फ्यूड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से मेमोराइज कर ले, याद कर ले। ठीक है, फ्यूड और डिस्प्यूट इनका अर्थ होता है झगड़ा। ओके, तो हम पेज नंबर 118 पर द ट्रिब्यूट लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। आप बुक पर मेरे साथ लाइन टू लाइन बने रहे, हम इसका ट्रांसलेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस माई आईज स्टॉप्ड ओवर अ लेटर। एज आई रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, और हमेशा जब सब्जेक्ट के साथ, हमने टेंस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि जब किसी भी सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब की सेकंड फॉर्म सीधी यूज हो रही हो, तो इस कंडीशन अर्थात ये जो एग्रीमेंट होता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव के फॉर्मेट में ये दिया हुआ सेंटेंस है। एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस माई आईज स्टॉप्ड ओवर अ लेटर। स्टॉप की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है यहाँ भी, तो ये भी पास्ट टेंस है। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन इस प्रकार से बैठेगा, जो ही मैं अपने ऑफिस की मेज पर पहुंचा, मेरी निगाहें एक पत्र पर रुक गई या ठहर गई। ठीक है, स्टॉप का अर्थ होता है रुकना या ठहर। ठीक है, तो जो ही मैं ऑफिस की मेज पर पहुंचा, मेरी निगाहें एक पत्र पर रुक गई या ठहर गई। इट कंटेन्ड द फैमिलियर पटाइट हैंड राइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर। इसमें मेरे बड़े भाई की जो
जिसे मैं फेमिलियर था, अर्थात मैं परिचित था, मेरी परिचित जो छोटी छोटी लिखावट थी। पटाइट, पटाइट इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन होता है पटिट, पटिट, PETITE, पटिट, अर्थात बहुत छोटी छोटी गोल गोल जो राइटिंग होती है उसे कहते हैं पटिट, पटिट राइटिंग। ओके, तो इसमें मेरे बड़े भाई की जो फेमिलियर या मेरी परिचित छोटी छोटी लिखावट थी, बड़े भाई की छोटी छोटी लिखावट थी। नेक्स्ट लाइन, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटर्न टू मी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटर्न टू मी, उन्होंने काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे पत्र लिखा था, उन्होंने काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे पत्र लिखा था। He had written to me. I shrank within for not writing letters home all these days. मैं शर्म से हड़बड़ा गया क्योंकि इतने दिनों से मैंने घर पर पत्र नहीं लिखा था। हेड के साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हो रही है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। राइट की जो फॉर्म या राइट की सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म के रूप में हम रिटन यूज करते हैं। राइट, रोट, रिटन। ओके, यहाँ जो रिटन जो यूज हो रहा है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हो रही है, अर्थात राइट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। और हेड के साथ यहाँ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन बैठेगा कि मैं शर्म से लाल हो गया क्योंकि इतने दिनों से मैंने घर पर पत्र नहीं लिखा था। ओके, उम्मीद करता हूं इन लाइंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, कंटेंट की या सेकंड फॉर्म हमने पहले डिस्कस किया कि कंटेंट एक रेगुलर वर्ब है। कंटेंट का अर्थ होता है टू कीप या टू होल्ड, थामे रखना, उसके अंदर रखना। ठीक है, तो कंटेंट की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है कंटेंट, और इसी कंटेंट से बनता है कंटेनर, इसी कंटेंट से बनता है कंटेनर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। इन माई स्टूडेंट डेज इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर। मेरे विद्यार्थी जीवन में यह करीब करीब रोजाना की बात थी। अफेयर का मतलब होता है मामला या कोई इस प्रकार की बात। ठीक है, इन In my student days, it was almost a routine affair. I used to go home to that distant village on a rickety bus. I used to या used to जो मॉडल है वो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम काम में लेते हैं। जब हमने मॉडल डिस्कस किया तो उस समय हमने पढ़ा कि यूज टू मॉडल टू शो एनी पास्ट हैबिट, टू शो एनी पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम मॉडल यूज टू यूज करते हैं। ठीक है, और हमने जिस समय टेंस पढ़े उस समय हमने पढ़ा कि प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए, प्रेजेंट जो हैबिट होती है उससे शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज टू शो प्रेजेंट हैबिट वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड टू शो पास्ट हैबिट वी यूज modal used to, modal used to, and modal carry always the first form of the root verb. modal के साथ हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ I use to जो यूज हो रहा है उसके बाद में go
जो वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट। डिस्टेंट का अर्थ होता है रिमोट, सुदूर, दूरवर्ती जो जगह होती है उसे कहते हैं डिस्टेंट। डिस्टेंट का कई बार सिनोनिम वर्ड एग्जाम में पूछा गया है। डिस्टेंट का अर्थ होता है रिमोट, दूरवर्ती, दूर का। रिमोट और डिस्टेंट दोनों सिनोनिम वर्ड है, ठीक है। I used to go home to that distant village on a rickety bus। रिकेटी जो वर्ड है, जो खटारा या जर्जर जो चीजें होती हैं उनके लिए होता है रिकेटी। एक हम कई बार रिकेट्स, एक डिजीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं। रिकेट्स एक डिजीज होती है जो छोटे बच्चों वगैरह में जो मेल न्यूट्रिशन के जो शिकार होते हैं, कुपोषण के जो शिकार होते हैं, उन बच्चों को जो एक प्रकार की बीमारी भी होती है जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेट्स। तो ये इससे आपको रिकेटी वर्ड याद हो जाएगा, ठीक है। रिकेटी का मतलब है जर्जर या जो खटारा, ठीक है। तो I used to go home to that distant village on a rickety bus, caring nothing for the strain of the journey। अर्थात यात्रा के तनाव की परवाह किए बिना मैं उस दूर गांव में, सुदूर गांव में एक खटारा बस से जाया करता। My home, my village, they used to pull me away from the moribund city life। My home, my village, they used to pull me away from the moribund city life। शहरी जो मृत प्राय, मोरिबंड का मतलब होता है जो जिसमें जैसे जान नहीं हो, डाइंग कंडीशन हो, शहरी मृत प्राय जीवन से दूर मेरा घर और मेरा गांव ये मुझे आकर्षित किया करते थे। ये राइटर कहता है कि ये चीजें मुझे आकर्षित करती थी। Pull me away from the moribund city life। Now things have changed and I too have changed a great deal at that। अब स्थितियां बदल गई और मैं स्वयं भी बहुत बदल गया हूँ। A lot of cobwebs have settled around me। समस्याओं के अनेक मकड़ जाल मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए हैं। कॉबवेब, कॉबवेब का अर्थ होता है मकड़ी का जो जाला होता है उसे कहते हैं कॉबवेब। A lot of cobwebs have settled around me। अर्थात राइटर कहता है पारिवारिक या जो हो सामाजिक जीवन की काफ़ी समस्याओं से वो एक प्रकार से स्वयं को जैसे वो मकड़ी के जाल में फंसा हुआ हो ऐसा महसूस करता है। Now things have changed and I too have changed a great deal at that। A lot of cobwebs have settled around me। I am swept by that invisible tide of time and business। मैं समय के इस अदृश्य जो टाइड है जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं उससे और अपने काम के साथ जोर से मुझे धकेल दिया गया है। अर्थात मैं अत्यंत व्यस्त हो गया हूँ। I was studying at Bhubaneswar when I got my job and now for these 2 years I have thought of home not even once। भुवनेश्वर में जहाँ मैं पढ़ रहा था वहीं मुझे काम मिला और इन 2 वर्षों से मैंने घर के बारे में
एक बार भी नहीं सोचा है। Many a time my mother has written letters complaining about my negligence in writing to her. कई बार मेरी माँ ने मुझे उसे पत्र लिखने में जो मैंने नेग्लिजेंस दिखाई, उनकी उपेक्षा जो दिखाई, उस पर शिकायती पत्र भी माँ ने लिखे हैं। She has even reminded me of those pre-marriage days of mine. यहाँ तक कि उसने विवाह से पूर्व या मेरे शादी से पूर्व के मेरे दिनों के बारे में भी मुझे याद दिलाया। She has even reminded, रिमाइंड की ये पास्ट पार्टिसिपल यूज हुई है, रिमाइंडेड, ओके। और रिमाइंड से बनता है रिमाइंडर। रिमाइंड इज अ रूट वर्ब, रिमाइंड, REMIND, रिमाइंड। रिमाइंड इज अ रूट वर्ब। इस रिमाइंड से बनता है रिमाइंडर। रिमाइंडर जब हम इसकी नाउन बनाते हैं, वर्ब टू नाउन, तो बनता है रिमाइंड से बनता है रिमाइंडर। और रिमाइंड एक रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी रिमाइंडेड। ईडी से सेकंड फॉर्म बनेगी और यही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जैसी, अर्थात सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों रेगुलर वर्ब है। रिमाइंड, रिमाइंडर, रिमाइंड, ओके। तो रिमाइंड से बना है रिमाइंडेड और रिमाइंड से बना है रिमाइंडर। इस प्रकार से हम इस रिमाइंड वर्ब को अलग अलग वे से इसको यूज कर सकते हैं। She has even reminded me of those pre-marriage days of mine. ओके, हमने फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ को आज ट्रांसलेशन किया है। नेक्स्ट वीडियोज में हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।